गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 के बारे में, जहां पर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे पहले लेक्चर 7 में हमने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट पढ़ा, उसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, साथ साथ उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत कौन कौन से लॉज की रिक्वायरमेंट होती है और उन लॉज या रूल्स के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि पहली चीज तो ये जानिए कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए जो लॉज या रूल्स दिए गए उसी के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं बेटा। सबसे पहले चीज कि व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन कहते किसे हैं? हम कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यानी जब हम कहते हैं दो या दो से अधिक चीजों को हम आपस में मिला देते हैं तो मिलाने के बाद कोई नया चीज बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को तो हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन सवाल ये हुआ कि दो या दो से अधिक चीजों को हम मिला क्यों रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अगर आपने कहा कि इसको इसके साथ मिला रहे हैं, अगर आपने दो चीजों को लिया, दोनों को आप एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, सही है, मिला दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। मगर सवाल इस बात का है कि मिला क्यों रहे हैं? दो चीजों को मिलाने से तीसरा बनेगा क्या? और तीसरा बनेगा वो ठीक है बन जाए, लेकिन जो मिला रहे हैं उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो आपस में मिक्स होना चाहते हैं। जैसे याद करिए कि क्लास 10th में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, याद है ना बेटा? तो जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आप पढ़ते हो, जरा उसी पर गौर कर लेते हैं। उसी पर गौर फरमाते हुए हम ये पाते हैं, हम पढ़ते थे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो वहां पर बताया जाता था कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी नई होती है, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कहें बात तो ठीक है, हम कहते हैं उसमें रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट, द सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। यानी जिसके अंदर रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो रिएक्टेंट है, और रिएक्शन के बाद जो बनता है वो बेटा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है ये भी हम जानते हैं। यानी द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट is known as reactant, the substance which obtained after the reaction is known as प्रोडक्ट। यानी कि हम ये तो समझ गए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। लेकिन रिएक्टेंट वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, वो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से मिलते क्यों हैं? कहा यह गया कि वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल लोग ही कभी आपस में मिलते हैं, अनस्टेबल आपस में मिल करके स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बेटा, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। हम कहते हैं अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए, इसीलिए दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब मिलते हैं तो जो तीसरा प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बहुत स्टेबल होता है। इस दौरान हीट एनर्जी बाहर निकलती है। हम कुल मिलाकर ये समझ पा रहे हैं कि रिएक्शन जब कहीं भी किसी भी प्रकार का हो रहा है तो उसमें दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर जो तीसरा चीज बनाते हैं, इस दौरान हीट रिलीज करा रहे हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर यह समझाया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ इसलिए होता है कि जिससे स्टेबिलिटी हम गेन कर सके। यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट यानी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हमेशा दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से कंबाइन होकर नई नई चीजें फॉर्म करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि जब हम केमिकल्स को कंबाइन कर रहे हैं, दो या दो से अधिक चीजों को हम मिला रहे हैं, तो उसके रूल्स क्या हैं, लॉज क्या है, वो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम केमिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी हमारा टॉपिक है आज का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि केमिकल्स को कंबाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन से रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बेटा आज की क्लास में हम आपके साथ यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में तमाम तरीके के लॉज होते हैं। जैसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, गैलुसैक लॉ, एवोगाद्रो लॉ। ये 5 तरह के लॉ हम पढ़ेंगे और पांचों लॉ में हम देखेंगे क्या क्या बात हमें समझनी है। तो हम आपकी बुक की हेल्प से इस लॉज को समझाने का एक बेहतरीन प्रयास आपके सामने करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की ये क्लास, जहां पर हम आपसे बातचीत करेंगे क्या होता है लॉ, कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। एक एक पार्ट को हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखो बेटा, हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे पहला पार्ट। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे पहला पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, वहां से देखिए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया जा रहा है कि किसने बताया, तो आपको एंटोनी लैवोसियर के बारे में बताया गया। 1789 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में इन्होंने बातचीत की थी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कशन किया? यहाँ पर देखिए, साइंटिस्ट का नाम इन 1789। ठीक है, उसके बाद सीधी बातचीत ये हुई कि हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कंक्लूजन दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बताया गया कि जो मैटर होता है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ का स्टेटमेंट था। यानी कि दिस लॉ फॉर्म द बेसिस ऑफ सेवरल लेटर डेवलपमेंट्स इन केमिस्ट्री। यानी कि नीचे हमें कोई बातचीत नहीं करनी, हमें केवल दो बातचीत समझनी है। एक बात तो यह करनी है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी बात कही गई कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी फिजिकल केमिकल चेंज के दौरान, यानी कि कभी कोई रिएक्शन आप कराते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान मास में, किसी के मास में कोई चेंज नहीं होगा। यानी देयर विल बी नो चेंज इन मासेज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ऐसा क्या बताया जा रहा है? ऐसा ये बताया जा रहा है बेटा कि मास में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं पाया जाता है। यानी कि हमें कुल मिला जुलाकर ये समझाया गया कि अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो जो रिएक्टेंट का मास होता है वह हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। यानी इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। एक बात। दूसरी बात जो हमें समझनी है वो दूसरी बात यह है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमें दूसरी बात हुई और हम कहते हैं इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। यानी मास हमेशा कंजर्व रहता है, इस फिनोमिना को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से हम जानते हैं। यानी मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। ये बात हमने आपको समझा दी। अब हम इससे आगे चलते हैं और देखेंगे कि अगली बात हमारी क्या होगी, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यानी कि हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। यानी कि आपको ये बता दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में केवल यही बात बताई गई बेटा कि मास को ना ही हम बदल नहीं सकते, मास हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे एक छोटा सा रिएक्शन हम ले लेते हैं, अगर हम कहते हैं जैसे CaCO3 है, इसको हीट करके CaO बना दिया और CO2 बना दिया। अब आप जरा देखिए कि अगर हमने इसको हीट करके इस प्रकार से बना दिया तो ये बैलेंस है या नहीं? कहा गया बैलेंस है, क्योंकि एक कैल्शियम, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो इसका मतलब ये बैलेंस सिचुएशन में है। हम कहते हैं जरा इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 40 + 16 + 3 × 16, ये 12 होगा। यानी कार्बन का मास 12 होता है। तो आप यहां से 40 + 12 + 48, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 40 + 60 हो गया। यानी कि यहां से कितना आ रहा है बेटा? 100। यानी कि 100 ग्राम इसका मास हो गया। यहां से जब सॉल्व करोगे तो 40 + 12 हो गया और CO2 का 44 होता है। जब हम इसको पूरा का पूरा समझने का प्रयास करते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? ये CO2 44 है, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? एक मिनट, फिर से दोबारा इधर देखिए, दोबारा देखिए, CaCO3, अब हमें बनाना है CaO + CO2, ये हमें पढ़ना था। अब हमने कहा इसका मास लिखेंगे तो कैल्शियम का 40 होगा, कार्बन का कितना होगा बेटा? 12 होगा, 3 × 16, यानी कि आप 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको 100 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, वही कहानी इसके लिए भी हमने अप्लाई की। तो कैल्शियम कितना है? 40 है ना, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16, और इसका कितना होगा? 44।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमें कितना मिलेगा, 100 ग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ से 100 ग्राम और यहाँ से 100 ग्राम, तो 100 ग्राम रिएक्टेंट का मास हुआ और 100 ग्राम किसका मास हो गया, प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। यही तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया जाता है। यानी हम ये पढ़ते हैं, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये बात हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफ दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। हमने कहा दूसरा लॉ हमारा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या बताया जाता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में स्टेटमेंट पर आते हैं सबसे पहले, और स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बताया गया। इस सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ने चल रहे हैं बेटा। तो सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, जरा गौर करिएगा। इसके बारे में सबसे पहले जोसेफ प्राउस्ट ने बताया था, यानी दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा यह दिया गया, कहा गया कि ही स्टेटेड दैट a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight। यानी कहा गया कि उन्होंने ऐसा बताया कि अगर कोई कंपाउंड है तो वो हमेशा एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, यानी कि अगर कोई कंपाउंड हमें दे दिया जाए तो उसका रेशियो सेम होता है, फिक्स होता है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, उन्होंने एक एग्जांपल में ये बात आगे भी कही। प्राउस्ट वर्क विथ 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, वन ऑफ विच वाज ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड द अदर वाज सिंथेटिक। He found that the composition of element present in it was same for both the samples as shown below। कहा यह गया कि उन्होंने एक नेचुरल सैंपल लिया, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, और दूसरा उन्होंने सिंथेटिक सैंपल लिया, और उन्होंने ये प्रूफ किया कि इसके अंदर, जैसे हमने कहा कि परसेंटेज ऑफ कॉपर देखिए 51.35% नेचुरल सैंपल में भी है और 51.35 सिंथेटिक सैंपल में भी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन देखिए दोनों में बराबर है, और ऑक्सीजन का भी परसेंट क्या होगा, बराबर होगा। उन्होंने किसको कंसीडर किया था, CaCO3 को लिया था। यहां पर हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट हैं और तीनों एलिमेंट का जो परसेंटेज है वह नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल में बराबर है। ऐसा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का जोसेफ प्राउस्ट का कहना था कि उन्होंने ये बताया कि कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। यानी कि अगर हम एक नेचुरल सैंपल लेते हैं और एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम सिंथेटिक ले लेते हैं, तो सिंथेटिक और नेचुरल सैंपल में एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा, रेशियो होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कॉपर का परसेंट हो गया, दूसरा कार्बन का परसेंट हो गया, तीसरा ऑक्सीजन का परसेंट हो गया। इस तरह की तमाम चीजें हम इसमें डिस्कस कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कहा गया द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कंफर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट, इज समटाइम्स आल्सो रेफर्ड टू एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यानी कि हम कहते हैं कि इसको हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, और आगे एक्सपेरिमेंट्स पर इसकी बातचीत हुई। हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा अगला है, जरा गौर से सुनिएगा। अगला कॉन्सेप्ट हमें बताया गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि डेफिनिट प्रोपोर्शन तो हम समझ लिए क्या होता है, और डेफिनिट प्रोपोर्शन में हमने ये समझा कि नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है बेटा, वो हमेशा बराबर होगा। चाहे सैंपल नेचुरल आप कंसीडर करें, चाहे उस सैंपल को आप सिंथेटिक ले लें, लेकिन उसमें एलिमेंट्स का रेशियो बराबर होगा, ऐसा हमारा मानना था। हम कहते हैं अगर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें तो कहा गया दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803, यानी जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में ये लॉ दिया गया। इसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। इनका कहना था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 प्रोडक्ट, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of same whole number। कुछ नहीं, इन्होंने बड़े प्यारी बात कही। इन्होंने ये कहा कि अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन्होंने कहा 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद ये अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक बार ये आपस में कंबाइन हुए तो वाटर बना लिए, दूसरी बार कंबाइन हुए तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लिए। अब कहते हैं डाल्टन कि उसमें से एक एलिमेंट का क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन है तो यहां देखो 2 ग्राम यहां पर भी हाइड्रोजन को लिया गया, यानी 2 ग्राम यहां पर भी है और 2 ग्राम हाइड्रोजन यहां पर भी लिया गया, यानी कि इसका जो मास है वो कांस्टेंट है। कहते हैं उसमें एक एलिमेंट का मास क्या है, कांस्टेंट है, और एक का रेशियो वेरी कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन 16 ग्राम है और 32 ग्राम है, तो ऑक्सीजन के बदलने की वजह से प्रोडक्ट बदल गया। ऑक्सीजन कम लिया तो वाटर बना, ऑक्सीजन ज्यादा ले लिया तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। अब इसी पर विचार करेंगे, जरा गौर करिए कि इन्होंने कहा इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, कहा गया 2 एलिमेंट को कंबाइन करके अगर हम एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का तो फिक्स्ड मास है ना, और मास जो कंबाइन हो रहा है उसका मास हमेशा हमेशा होल नंबर में, यानी कि जो दो को हम कंबाइन कर रहे हैं, एक का मास फिक्स है, एक वेरिएशन में है, तो जो वेरिएशन में है उसका मास हमेशा हमेशा होल नंबर रेशियो में होगा। ऐसा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन का कहना था। अब जरा गौर करिएगा, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बना लिया, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लिया। एक केस में हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद वाटर बन रहा है, दूसरी केस में हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है। आप देखिए इसमें भी 2 ग्राम हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन इसमें 16 ग्राम है, इसमें 32, यानी कि ऑक्सीजन का मास ये डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑक्सीजन कम लिया तो वाटर बना H2O, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो यहां पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। बात तो बिल्कुल पते की थी, उनका कहना था जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिफर कर रहा है उसका रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो कहा गया 16:32, इसके मास का रेशियो क्या होगा, 16:32 हो गया ना, तो यहां से कट किया तो कितना 1:2, इसका मतलब इसके मास का रेशियो बराबर होगा। तो मास का रेशियो कितना है बच्चा, 1:2 आ गया। इसका मतलब हम ओवरऑल समझ पाते हैं कि जॉन डाल्टन ने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, अब 2 एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं तो एक का मास फिक्स है, दूसरे का मास वेरी कर रहा है, दूसरे के मास के वेरी करने की वजह से प्रोडक्ट भी वेरी कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर बनती है तो जिसके वेरिएशन की वजह से प्रोडक्ट वेरी कर रहा है उसके मास का रेशियो, उसके एटॉमिक वेट का रेशियो हमेशा होल नंबर में होगा। अगर ऐसा है तो ये ऊपर दिया गया कि होल नंबर में होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे ही हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और समझ लेते हैं। यानी कि इसी के साथ हमने आपको इस थर्ड लॉ के बारे में बता दिया, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में समझा दिया। अब हम चलते हैं गै-लुसाक लॉ में। अब हम पढ़ेंगे गै-लुसाक लॉ का कहना क्या था, ठीक है, ये गै-लुसाक लॉ का कॉन्सेप्ट है। आइए ये इसमें बताया गया दिस लॉ वाज गिवन बाय गै-लुसाक इन 1808, यानी 1808 में गै-लुसाक के द्वारा ये लॉ दिया गया। अब कहा जा रहा है ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, यानी कि इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ये किया कि जब गैस कंबाइन होती है, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करते हैं, व्हेन गैसेस कंबाइन are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are in the same temperature and pressure। अब देखो ये इनका स्टेटमेंट है, ये कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक गैसेज को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो हमेशा होल नंबर रेशियो में पाई जाती हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन के दौरान, यानी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया कि जो आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इनका कहना है कि हम यहाँ वॉल्यूम लेते हैं। इन्होंने मास पर काम नहीं किया था बेटा, मास या वेट पर काम करने वाले 3 लोग थे, जिसमें लैवोसियर के बाद हम बात करते हैं प्राउस्ट की, प्राउस्ट के बाद हम डाल्टन की बात किए। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये 3 केस ऐसी थी जिसमें हम मास पर काम कर रहे थे। उन 3 केसेस के बाद जो बातचीत हो रही है, यानी कि गै-लुसाक और एवोगाद्रो के रिस्पेक्ट में जो बात हम कर रहे हैं, ये हमारा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गै-लुसाक ने काम किया और एवोगाद्रो ने काम किया। गै-लुसाक का यह कहना था कि अगर हम गैसेज को आपस में मिक्स करते, जैसे एक गैस ये है दूसरी गैस ये है, दोनों गैस को आपस में मिलाकर हम तीसरा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम गैसेज का जो वॉल्यूम होगा उसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। ये देखिए इसको इन्होंने 100 ml लिया, इसको 50 ml लिया, तो 100 और 50 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा इनका रेशियो, यानी जो रिएक्टेंट है, जिन गैसेज को मिलाकर हम एक नई गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं या लिक्विड बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है, यानी उनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा फिक्स होना चाहिए, ऐसा गै-लुसाक का कहना था। एक बात और आपको बताएं, बड़ी मतलब प्यारी बात यह है, यहां देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, एक बड़ा कंफ्यूजन लोगों को यहां अराइज हो जाता है। वो कंफ्यूजन था कि 100 ml हाइड्रोजन लिया, 50 ml ऑक्सीजन लिया, तो 100 ml वाटर कैसे बन जाता है। यानी कि 100 ml हाइड्रोजन लिया, 50 ml बेटा ऑक्सीजन ले लिया, तो पूछा जाता है कि 100 ml वाटर कैसे बन रहा है, वाटर तो और बनना चाहिए ना, 100 ml पानी बन रहा है। ये एक कंफ्यूजिंग विषय हो गया। किसी के सामने ये क्वेश्चन आया, बच्चा एकदम फ्यूज मार देता है, कहता है उसको समझ नहीं आता। क्यों? देखो बेटा 100 ml ये हाइड्रोजन है तो ये गैस है,
गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है। ध्यान रखें, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तो जब आप 100 ml गैस लेते हो, यानी 100 ml गैस का मतलब 100 ml का कोई जार था, उसमें हमने गैस भरा, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, गैस का 100 ml हो गया। ऑक्सीजन कितना लिया, 50 ml लिया। जब दोनों को मिक्स करोगे तो जब वो लिक्विफाई होंगे तो प्रेशराइज होगी ना गैस, लिक्विड में आएगी तो प्रेशर होगी ना, लोअरिंग द टेम्परेचर एंड अप्लाइंग द प्रेशर आपने बढ़ा था, तब जाकर के आप लिक्विड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे। तो 100 ml को जब 50 ml में मिलाओगे बेटा तो 100 ही तो ml आ रहा है। 100 ml आने का मतलब ये हुआ कि आपके हिसाब से 150 ml आना चाहिए, लेकिन ये गैस थोड़ा ना है, ये वाटर तो लिक्विड है ना, तो लिक्विड फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम पहले के रिस्पेक्ट में घट जाता है बच्चा। इसीलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम में इस प्रकार की बातचीत कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोर्शन समझ में आ जाना चाहिए। आइए हम लोग बात करेंगे एवोगाद्रो लॉ के बारे में। देखते हैं क्या है एवोगाद्रो लॉ। इन 1811, देखिए एक के बाद एक लॉज आते जा रहे हैं। 1811 की बात हो रही है। 1811 में एवोगाद्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी अगर हम कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम की हमें गैस दे दिया जाए, यानी दो गैस हम लेते हैं जिसको मिलाकर हमें तीसरा कुछ बनाना है, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल रहेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह भी इक्वल बनेगा, यानी रेशियो फिक्स होगा। शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि कहा गया अगर हम कहते हैं प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कहा गया कि अगर इक्वल नंबर या इक्वल वॉल्यूम की गैसेज हैं, यानी कि गैस जो हम ले रहे हैं वो इक्वल वॉल्यूम में ले रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह भी इक्वल कंडीशन में ही बनेगा। यह बात किसने बताई, एवोगाद्रो ने बताई। एवोगाद्रो के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था। आगे बताया गया एवोगाद्रो कुड एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल बाय प्रोवाइडिंग बाय टू बी पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक क्या होता है बेटा, एवोगाद्रो ने इसको एक्सप्लेन करने में मॉलिक्यूल की पॉलीएटॉमिसिटी के बारे में बात की। एटॉमिसिटी, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 से ज्यादा पाए जाए, ठीक है, उसे पॉलीएटॉमिक कहते हैं। 2 अगर पाए जाए तो उसे हम डाई एटॉमिक कहते हैं, है ना। एटॉमिसिटी क्या होती है, पॉलीएटॉमिक या डाई एटॉमिक की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। आइए डायग्राम के बेसिस पर इसको हम खट्ट सब 1 मिनट में समझा देते हैं, जरा इधर गौर करिएगा। एवोगाद्रो ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम लेना है ना। हम कहते हैं कि हम H2 को O2 में मिलाते हैं, H2O बनाते हैं, यही तो हम पढ़ पाते हैं, इसीलिए तो हम राजा कहे जाते हैं। देखो H2 और हम इसके साथ O2 मिला रहे हैं, हम क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। कहें हाँ बिल्कुल बनाते हैं। कहें जब हम H2O बनाएंगे तो हम इसको बैलेंस जब करते हैं तो बैलेंस कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है तो हम कहते हैं H2 हमें कितने मोल देना है, 2 मोल। O2 कितने मोल लेना है, 1 मोल। H2O कितने मोल लेना है, 1 मोल। यहां पर तो 1 दिया गया। हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम यहाँ 2 लगाते हैं, यहां पर फिर 2 लगाते हैं, तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है कि 2H2 प्लस O2 से 2H2O बन गया। कहे बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखिए 2H2 का मतलब क्या है, यानी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मोल लेना है। इसका मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना लेना है, 2 वॉल्यूम लेना है। हमने 1 वॉल्यूम यहां कंसीडर कर लिया बेटा, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन यहां कंसीडर किया। अब हाइड्रोजन तो H2 के फॉर्म में है ना, तो ये देखो बॉन्डेड सिचुएशन में दिख रहा है, ये भी बॉन्डेड 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 दिख रहा है, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 H2 के यहां मॉलिक्यूल हमें दिख रहे हैं। सेम टू सेम 1 वॉल्यूम हम यहां लेते हैं तो यहां पर भी देखो ये बॉन्डेड, ये बॉन्डेड, ये बॉन्डेड, यहां पर भी H2 बॉन्डेड है। हमने कहा O2 कंसीडर किया तो हमने कहा ये देखो 1 2 3 4 5, ये भी इक्वल वॉल्यूम की कहानी समझ रहे हैं। हमने कहा 2 मोल हमने H2 का लिया, 1 मोल हम O2 का लेते हैं, तो जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम वाटर वेपर का बनेगा। यहाँ 1 दिख रहा है, वो दिखने में 1 लग रहा है, अभी काउंटिंग कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जरा देखिएगा, यहां से जब 2 ऑक्सीजन टूटेगा बेटा तो 1 ऑक्सीजन इसके साथ, 1 ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, है ना। तो 1 ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा तो H2O बनाएगा, 1 इसके साथ जाएगा तो H2O बनाएगा, यानी कि कुल मिलाकर जितने ऑक्सीजन के एटम हैं उतने मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हमने कहा ऑक्सीजन के 10 एटम है तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेंगे। तो 10 का मतलब 2 वॉल्यूम की बात की गई, यानी 1 वॉल्यूम में 5 ही तो है, 1 वॉल्यूम में 5 है ना, तो 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट बनेगा, तो यानी कि 10
हम वाटर मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं। इसका मतलब हम कहते हैं कि जब हम H2 को O2 से मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बना पाते हैं। ठीक है, तो एक डिब्बे में देखो 5 था 5 था 5 था, तो यहां पर 10 अगर एक ही डिब्बे में आया तो इसका मतलब 2 डिब्बा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो हम इस तरह से इस इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी बैलेंस कर लेते हैं, यानी H2O2 को मिलाकर जो H2O हम बना रहे हैं, तो बेटा इसमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी इसकी बैलेंसिंग हम आसानी से कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझाने का ये फंडा मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। अब हम ये पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, अगली क्लास में हम बात करेंगे इनके बारे में जिनका नाम है डाल्टन। बहुत जानदार आदमी थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा। आज की क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि शुरुआती दौर में हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते समय हमने 5 लॉ के बारे में डिस्कस किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का दूसरा नाम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने पढ़ा गेलुसैक लॉ के बारे में और लास्ट में एवोगाद्रो लॉ के बारे में हमने पढ़ा, जहां पर हमने शुरू के 3 लॉ यानी कि लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये 3 लॉ ऐसे थे जो मास के बेसिस पर यानी एटॉमिक वेट के बेसिस पर पढ़ाए गए। उसके बाद के गेलुसैक और एवोगाद्रो लॉ, ये दोनों लॉज हमें वॉल्यूम के बेसिस पर पढ़ाए गए। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले कि जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो आज क्लास में हमने पढ़ाया, ये लेक्चर हमारा जो भी रहा हो 7 के बाद 8th नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी इस चैप्टर का अंत करेंगे और इसका फिर हम लेकर के आएंगे। इस चैप्टर के खत्म होने के जस्ट बाद हम आपको पढ़ाएंगे 1 शॉर्ट लेक्चर, इसका पढ़ाएंगे एक ही झटके में, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन निपटा देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, जिससे कि हर किसी को साक्षर बनाने में आप हमारी मदद कर सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कोशिश करेंगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, जोरदार तरीके से डिस्कशन करेंगे कि डाल्टन ने क्या बताया था। अब देखो बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग एटम की कहानी पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, बिल्कुल जो 9th में पढ़ा वो 9th को उठाकर पटक दिया गया आपके सामने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।